आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10⁻⁻14। इट्स आयनिक प्रोडक्ट एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयनिक प्रोडक्ट यानी आयनिक गुणनफल जिसको कहते हैं 10⁻⁻14 है। तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें आयनिक प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो इसको देखते हैं। तो हमने आपसे बताया था कि जितने भी कांस्टेंट हैं इस चैप्टर में या जितने भी गुणनफल हैं वो सब तापमान पर निर्भर करते हैं यानी टेम्परेचर पर। तो जो ये आयनिक प्रोडक्ट है हमारा टेम्परेचर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी बढ़ेगी। तो देखिए 76 के सारे विकल्पों में 10⁻⁻14 से ज़्यादा कौन है। तो जिसकी पावर 10⁻⁻14 से कम होगी वही ज़्यादा है, क्योंकि निगेटिव में वैल्यू का मान कम होता है। तो 10⁻12 10⁻14 से ज़्यादा है। चूँकि टेम्परेचर बढ़ाने पे आयनिक प्रोडक्ट बढ़ता है इसलिए 76 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 76 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है एट हाई टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीजेस। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। तो 76 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ एल्फा इज डिसोसिएशन कांस्टेंट देन द टोटल नंबर ऑफ मोल फॉर द रिएक्शन 2HI से H2 + I2 बन रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल हमको बताना है। तो इस रिएक्शन को बना करके इसी में लिखना है और लिख के बताना है। तो हमने ये लिखने के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो 2HI से H2 + I2 बन गया। इनिशियली यानी प्रारंभ में ये 2 मोल है तो 2 लिख दिया। प्रारंभ में टूट करके अभिकर्मक से उत्पाद नहीं बनेगा यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बना होगा जब रिएक्शन प्रारंभ हुई। तो ये 0 0 है। आफ्टर डिसोसिएशन, अब जब ये टूटा तो मान लीजिए अल्फा टूटा, ये भी अल्फा टूटा। क्यों दोनों को अल्फा माना गया? क्योंकि दोनों 1 मोल है। तो जब ये टूट करके ये चाय हमारा अल्फा अल्फा टूट गया H2 और I2 में, तो बचा कितना? तो पहले 2 था तो 2 - 2 अल्फा बचा। अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर अल्फा क्यों है? क्योंकि ये 1 मोल है और ये 2 मोल है इसलिए 2 अल्फा घटाया गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हुए? सब को जोड़ देंगे। तो 2 इसमें कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 1 - अल्फा बचा प्लस ये अल्फा 2 अल्फा हो गया। इसको सॉल्व किया तो 2 - 2 अल्फा + 2 अल्फा होगा। तो 2 अल्फा से 2 अल्फा कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। तो यही 2 हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल होंगे। तो 77 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि द pH वैल्यू ऑफ N/10 NaOH सॉल्यूशन इज। तो N/10 NaOH सॉल्यूशन का pH हमको बताना है। तो NaOH से हमको OH प्राप्त हो जाएगा। तो पहले POH निकाल लेंगे और फिर उसके बाद 14 में POH घटा देंगे तो pH निकल आएगा। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सिंस NaOH इज ए स्ट्रांग बेस। जो NaOH है हमारा ये प्रबल क्षार है। देयरफॉर इट कम्प्लीटली आयोनाइजेस, इसलिए ये पूरी तरह से पानी में डालने पर Na+ और OH- में टूट जाएगा यानी आयनित हो जाएगा। दस द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू दैट ऑफ द बेस इटसेल्फ। इसलिए जो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- बनेगा उसकी सांद्रता इस बेस के समान ही होगी
क्योंकि यह 1 मोल है और 1 मोल ही हाइड्रॉक्सिल आयन बनेगा। वी नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन n/10 NaOH इक्वल टू 0.1 इक्वल टू 10⁻⁻1। तो NaOH जब टूटेगा तो यहाँ पर देखिए पीछे हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो NaOH को जब तोड़ेंगे तो Na प्लस OH माइनस में टूटेगा और ये NaOH हमारा n/10 है, नॉर्मलिटी है। n का मतलब नॉर्मलिटी, m का मतलब मोलरिटी। नॉर्मलिटी अब जो नई बुक है उसमें नहीं दिया गया है, तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए। तो यहाँ पर देखिए चूंकि ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो अगर ये n/10 है तो ये भी n/10 ही होगा, क्योंकि ये भी 1 मोल है तो ये एक 1 मोल ये भी बन रहा है, तो दोनों की सांद्रता बराबर होगी। तो NaOH में OH माइनस कितना होगा, n/10 ही होगा। या यूं कहें n का मतलब नॉर्मलिटी है तो 1/10 बराबर 0.1, या इसी को 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10⁻⁻1 लिखा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ H3O+ की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर पानी में डालने के बाद की बात है, तो पानी में डालेंगे तो पानी का Kw होता है 10⁻⁻14 और यहाँ पर OH माइनस हमको प्राप्त हुए 10⁻⁻1, तो Kw इक्वल टू होता है H+ की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता। तो H+ 10⁻⁻1 है और OH माइनस हमको निकालना है और Kw 10⁻⁻14 है, तो ये नीचे भाग में चला जाएगा। तो ये हमारा OH माइनस देखिए 10⁻14, ये गलत लिख गया, ये H+ हमको निकालना है, OH माइनस की सांद्रता है, तो ये नीचे भाग में जाएगा तो H+ कितना बचेगा, H+ हमारा बचेगा, ये भाग जाएगा तो 10⁻⁻13 बचेगा। ये H+, अब H+ जब 10⁻⁻13 बचा तो pH इक्वल टू माइनस log H+ या H3O+ एक ही बात है, तो ये हो गया माइनस log, ये वैल्यू उठा कर रख देंगे, 13 इधर आएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये सॉल्व करने पे 13 आ गया, तो 78 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द pH वैल्यू ऑफ 10 m सॉल्यूशन ऑफ HCl इज, HCl का 10 मोलर विलयन है, उसके pH मान की वैल्यू हमको बताना है। देखिए जैसे ऊपर NaOH वाला क्वेश्चन किया गया है, सेम वैसे ये भी करेंगे। तो HCl इज ए स्ट्रांग एसिड, NaOH हमारा स्ट्रांग बेस था, HCl हमारा स्ट्रांग एसिड है, तो ये पूरी तरह से कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, यानी H+ और Cl- में टूट जाएगा पानी में डालने पर। तो देयरफॉर H3O+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल दैट ऑफ एसिड इटसेल्फ, इसलिए H3O+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो इक्वल होगा जितना कि एसिड का खुद का है। तो फिर से उसी प्रकार जैसे NaOH को तोड़ा था तो HCl को तोड़ेंगे तो H+ और Cl- में टूटेगा, चूंकि ये पूरी तरह टूट जाता है तो जितना कंसंट्रेशन HCl का होगा उतना ही H+ का होगा, क्योंकि जब ये पूरी तरह टूट गया तो जितने HCl होंगे उतना ही H+ होगा, क्योंकि दोनों के मोल बराबर। तो HCl कहें या H3O+ कहें या H+ कहें, सबका कंसंट्रेशन बराबर होगा, कितना 10 मोलर क्वेश्चन में दिया है। तो H+ की वैल्यू हो गई 10 मोलर। अब pH बराबर होता है माइनस log H3O+ या H+, तो इक्वल टू माइनस log 10 मोलर का मतलब 10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया -1। तो 10 मोलर HCl के pH मान की वैल्यू कितना होगी, -1। तो इस प्रकार से 79 का सी विकल्प हमारा
करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। कह रहा है एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्टिल वाटर हैज H3O प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ मोल पर लीटर। द वैल्यू ऑफ Kw एट दिस टेम्परेचर विल बी। तो कह रहा है देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो Kw की वैल्यू होती है वो 10⁻⁴ होती है, जैसा हमने पढ़ा है। 25 डिग्री का मतलब रूम टेम्परेचर पर, तो Kw की वैल्यू 10⁻⁴ होती है, जिसमें कि H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ और 10⁻⁷ होती है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर 10⁻80 डिग्री हो गया। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन बोर्ड पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता गुणनफल, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या आयनिक प्रोडक्ट जितने भी है वो बढ़ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है 10⁻⁷ से बढ़ के 10⁻⁶ हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिए गए। तो H3O प्लस का कंसंट्रेशन है, यानी H प्लस का है, तो OH माइनस का भी इतना ही होगा। तो जाहिर सी बात Kw = H प्लस इंटू OH माइनस होता है, तो 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ 10⁻12 होना चाहिए। अब इसको देखते हैं। तो 80 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। H3O प्लस और OH माइनस दोनों बराबर होंगे, क्योंकि पानी टूटेगा तो बराबर बराबर H प्लस और OH माइनस या H3O प्लस और OH माइनस देता है। तो ये हो गया 1 × 10⁻⁶ मोल पर लीटर। अब Kw = होता है H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन, या H3O प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो ये हो गया 1 × 10⁻⁶ इंटू 1 × 10⁻⁶, तो आ गया 1 × 10⁻12। 80 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ दिस सब्सटेंस विल एक्ट बेसिक। तो कह रहा है 4 विकल्प जो हमको दिए गए हैं, इनमें से अगर 0.1 मोलर सॉल्यूशन लिया जाए तो कौन सा बेसिक होगा, यानी क्षारीय होगा। तो हमने आपको बताया है कि जितने भी हमारे साल्ट हैं यानी लवण हैं, उसमें एसिड और बेस का मिक्सचर वो होता है। अगर पानी में डाला जाए तो एसिड और बेस में टूटेगा, तो जो भाग प्रबल होगा वही विलयन का मुख्य गुण होगा। अगर एसिड और बेस में बेस प्रबल है तो विलयन बेसिक होगा, अगर एसिड प्रबल है तो विलयन एसिड होगा, एसिडिक होगा। तो जाहिर सी बात इसमें जो बेस प्रबल वाला हमको छांटना है, जिसमें बेस प्रबल होगा तो विलयन हमारा बेसिक होगा। तो सोडियम बोरेट में देखिए सोडियम NaOH बनाएगा और ये स्ट्रांग बेस है, इसलिए यही हमारा करेक्ट होना चाहिए। सोडियम सल्फेट में भी NaOH बनेगा, लेकिन H2SO4 बनेगा। तो NaOH H2SO4 दोनों ही स्ट्रांग है। जब दोनों स्ट्रांग है तो बीचों बीच pH को रखेंगे, बीचों बीच 7 pH होता है, तो 7 के आसपास रहेगा। इसको देखते हैं। देखिए 81 का 1 ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है सोडियम बोरेट इज ए साल्ट फाउंड फ्रॉम स्ट्रांग बेस NaOH एंड वीक एसिड H3BO3, ये बोरिक एसिड है। Hence sodium borate will act as a basic solution। चूंकि NaOH स्ट्रांग बेस है, प्रबल क्षार, और H3BO3 यानी बोरिक एसिड दुर्बल अम्ल है, यानी वीक अम्ल है, तो प्रबल वाला अपना प्रभाव दिखाएगा। तो प्रबल वाला बेस है तो बेसिक सॉल्यूशन का कैरेक्टर दिखाएगा। तो 81 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द कंपाउंड हुज वाटर सोल्यूशन हैज द हाईएस्ट pH। फिर देखिए जो ऊपर क्वेश्चन है सेम वैसा ही है कि pH उसका ज्यादा होगा जो सॉल्यूशन हमारा बेसिक होगा, क्षारीय होगा। अब क्षारीय के लिए जाहिर सी बात है कि पानी में इस लवण को डालेंगे, इस साल्ट को, तो एसिड और बेस दोनों में टूटेगा। तो बेस जिसमें स्ट्रांग होगा और एसिड जिसमें वीक होगा, वही आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए Na2CO3 में NaOH बनेगा और H2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एसिड और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH हमारा प्रबल होता है और H2CO3 हमारा दुर्बल होता है।
तो यही आंसर सही होने की संभावना है। इसको देखते हैं। तो देखिए 82 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है NH4Cl एंड NaHCO3 आर एसिडिक इन नेचर। जो NH4Cl है इसमें टूटेगा तो NH4OH बनेगा और HCl बनेगा। तो HCl हमारा प्रबल अम्ल है, इसलिए ये एसिडिक होगा। NaHCO3 जब टूटेगा तो NaOH और H2CO3 बनेगा। तो H2CO3 जो है और NaOH बनेगा, तो इसमें H2CO3 NaOH से प्रबल है, इसलिए विलयन एसिडिक होगा। तो ये दोनों एसिडिक नेचर में होंगे और NaCl हमारा न्यूट्रल होगा, क्योंकि NaOH और HCl लगभग बराबर प्रबलता रखते हैं, इसलिए pH 7 के आसपास होगा। केवल Na2CO3 है जिसमें NaOH प्रबल होगा और HCO3 हमारा दुर्बल होगा। इस वजह से NaOH प्रबल होने की वजह से विलयन क्षारीय होगा और क्षारीय होगा तो pH हाईएस्ट होगा। तो 82 का सी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 83 नंबर क्वेश्चन हमारा बफर सॉल्यूशन से संबंधित है। तो देखिए कह रहा है विच विल मेक बेसिक बफर। तो इनमें से जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें कौन सा बेसिक बफर बनाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जिसका मिली मोल ज़्यादा होगा, बेस वाले का ज़्यादा होगा तो बेसिक बफर होगा, एसिड वाले का ज़्यादा होगा तो एसिडिक बफर होगा। तो अब इसको देखते हैं। अब देखिए डी वाले विकल्प में 100 में 0.1 का गुणा करेंगे मिली मोल बनाने के लिए तो ये 10 आ जाएगा। इसमें 200 में 0.1 का गुणा करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो NH4OH यानी बेसिक वाला 20 ml है, मिली मोल है, और ये एसिड वाला 10 मिली मोल है। तो इसमें देखिए बेस वाला ज़्यादा है, 20 मिली मोल है, ये 10 मिली मोल है, तो ये बेसिक बफर होगा 83 का डी वाला। अब देखिए बी विकल्प अगर देखा जाए तो यहाँ पर NaOH के मिली मोल 50 में 0.1 का गुणा करेंगे तो 5 होगा। इधर 25 में 0.1 का गुणा करेंगे तो 2.5 होगा। तो 2.5 से 5 ज़्यादा है और बेसिक भी है, तो बी विकल्प भी सही होना चाहिए, परंतु बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बफर बनाया जाता है, तो अगर हम बेसिक बफर बनाना चाहते हैं तो बफर की ये शर्त होती है कि बेसिक बफर बनाना है तो स्ट्रांग एसिड विद साल्ट ऑफ वीक बेस होना चाहिए। तो देखिए इसमें एसिड स्ट्रांग है, HCl स्ट्रांग एसिड है और बेस वीक है। इसमें बेस स्ट्रांग हो गया और एसिड वीक, इसलिए ये नहीं सही होगा। अगर एसिडिक बफर बनाना होता तो फिर एसिड वीक लेते, बेस स्ट्रांग लेते। तो ये वाला बी वाला जो विकल्प है हमारा, ये एसिडिक बफर के लिए सही हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक शर्त लागू करना पड़ेगा कि फिर CH3COOH का मिली मोल ज़्यादा होना चाहिए NaOH से। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एसिड बेस टाइट्रेशन अगर किया जाए तो HCl और NH4OH को मिलाया जाए तो NH4Cl बन जाएगा। और मिली मोल हमने निकाले HCl के तो 10 मिली मोल आए थे, क्योंकि 100 में 0.1 का गुणा किया तो 10 मिली मोल आए। और NH4OH में 200 था और 0.1 था, तो 200 में 0.1 का गुणा किया तो 20 मिली मोल आए। अब देखिए 10 मिली मोल HCl के 10 मिली मोल NH4OH को न्यूट्रल कर देंगे, तो 10 मिली मोल HCl से 10 मिली मोल NH4OH के खत्म हो जाएंगे, तो 10 मिली मोल NH4OH के बच जाएंगे, इसलिए बेसिक होगा हमारा बफर सॉल्यूशन। इसलिए लिख रहा है HCl इज द लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब HCl लिमिट में है, ये खत्म हो जाएगा तो ये 10 ml बचेगा, क्योंकि दोनों 1-1 मोल के रेशियो में रिएक्शन करेंगे तो ये 10 मोल को खत्म कर पाएगा, 10 मोल बच जाएंगे।
NH4OH के। तो देखिए यहाँ बता रहा है कि सॉल्यूशन कंटेन्स NH4OH जो कि वीक बेस है एंड NH4Cl। इतने की बात होगी। देखिए ध्यान दीजिए, इस चीज को समझने की जरूरत है। NH4OH हमारा वीक बेस है और NH4Cl जो है हमारा साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस। ये लवण है यानी साल्ट है किसका, इसमें NH4 में NH4OH घुसा है और Cl में HCl घुसा है जब पानी में डालेंगे तब। तो NH4OH वीक है, HCl स्ट्रांग है, इसलिए साल्ट वीक बेस NH4OH और स्ट्रांग एसिड HCl का साल्ट है। तो इसलिए कह रहा है साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, देयरफॉर ए बेसिक बफर विल बी फॉर्म्ड। इसलिए हमारा क्षारीय बफर यानी बेसिक बफर बन करके तैयार होगा। तो ध्यान दीजिए, गलती कभी ना होने पाए। जिस प्रकार का बफर होगा उसमें जो बेस होगा वो वीक होना चाहिए। NH4OH वीक है, NaOH स्ट्रांग था, ये NaOH, इसलिए ये वाला विकल्प नहीं सही हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और गलत हो जाता है। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट ए एसिडिक बफर। फिर देखिए उसी को घुमा के पूछ लिया कि कौन सा एसिडिक बफर नहीं है यानी बेसिक बफर है। तो इसको देखते हैं। अब देखें यहाँ पर एसिडिक बफर हमको बनाना है, तो जिस प्रकार का बफर बनाना हो वो पार्ट वीक होना चाहिए। तो एसिडिक बफर है तो वीक एसिड होगा और जो साल्ट होगा वो स्ट्रांग बेस के साथ होगा। तो एसिडिक बफर बनाना है तो वीक एसिड होना चाहिए और जो साल्ट होना चाहिए वो साल्ट विद ए स्ट्रांग बेस होना चाहिए। तो HCl4 इज ए स्ट्रांग एसिड, इसलिए ये एसिडिक बफर नहीं बनाएगा, हमसे नहीं बनाने वाला पूछा जा रहा है। तो 84 का डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि HCl4 स्ट्रांग एसिड है, जबकि एसिडिक बफर बनाने के लिए वीक एसिड होना चाहिए। इसलिए 84 का डी विकल्प से वीक एसिडिक बफर नहीं बनेगा और जिससे नहीं बनेगा वही हमसे पूछा जा रहा है। तो 84 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया, HCl4 एंड NaCl4। तो HCl4 स्ट्रांग एसिड है, जबकि इसकी जगह वीक एसिड होना चाहिए था। तो वीक एसिड ना होने की वजह से ये एसिडिक बफर नहीं बनाएगा, नॉट ही पूछ रहा है, इसलिए 84 का डी करेक्ट होगा। CH3COOH, H2CO3, H3O4 ये सब वीक एसिड है, ध्यान देना। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड इज 1 × 10⁻⁴। In order to prepare a buffer solution with a pH of 5, the salt upon acid ratio should be। तो एक वीक एसिड है, उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka की वैल्यू 1 × 10⁻⁴ है। कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए बफर सोल्यूशन, अगर हम बफर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं और उस बफर सोल्यूशन का pH 5 रखना चाहते हैं तो साल्ट अपॉन एसिड का रेशियो कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए बफर के लिए ये फार्मूला होता है और इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। pH = pK + log साल्ट अपॉन एसिड। अगर बेसिक बफर होता तो साल्ट अपॉन बेस हो जाता, यहाँ पर pK की जगह pKb हो जाता और यहाँ pH की जगह pOH हो जाता। तो अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना। तो pH हमको क्वेश्चन में दिया है 5 = -log K + log साल्ट अपॉन एसिड। pK = होता है -log Ka, तो pK की जगह -log K रख दिया। तो 5 = -log K की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1 × 10⁻⁴ प्लस log साल्ट अपॉन एसिड हो गया।
अब यहाँ पर देखिए 5 बराबर, इसको सॉल्व किया तो ये 4 आ गया, प्लस लाग साल्ट अपान एसिड, तो ये हो गया 4 इधर आया तो 5 माइनस 4 बराबर लाग साल्ट अपान एसिड, तो ये 1 इक्वल टू 5 में 4 घटाया 1 आया बराबर लाग साल्ट अपान एसिड, तो साल्ट अपान एसिड इक्वल टू ये लाग हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि लाग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब ये 10 है लाग के फॉर्म में, तो ये आ गया 10, तो 10/1 कह सकते हैं या 10:1 कह सकते हैं, तो साल्ट अपान एसिड का रेशियो 10:1 आ गया, तो 85 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 85 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बफर सॉल्यूशंस हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी बिकॉज, तो जो बफर सॉल्यूशन होते हैं तो बफर का गुण ही ये होता है कि वो एसिड या बेस मिलाने पर सामान्यतः उसका पीएच नहीं बदलता है, उसी को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि बफर सॉल्यूशन का एसिडिटी और एल्कलिनिटी कांस्टेंट क्यों रहता है, यानी थोड़ी मात्रा में एसिड या थोड़ी मात्रा में बेस मिलाने पर भी उसका पीएच नहीं बदलता, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर देखिए पहले विकल्प में कह रहा है कि दीज गिव अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और एल्कली। तो अगर हम कोई एसिड यानी एसिड अम्ल या एल्कली यानी क्षार मिलाते हैं जब बफर विलयन में, तो जो रिएक्शन होती है उसमें एसिड या बेस अनआयोनाइज रहता है, आयोनाइज ही नहीं होता है, तो बफर का पीएच कैसे बदलेगा। जब आयोनाइज ही नहीं होगा तो H+ या OH- बनेगा नहीं, क्योंकि ये आयन है, और जब बनेगा नहीं तो H+ और OH का सांद्रता यानी कंसंट्रेशन बदलेगी नहीं। तो इसलिए 86 का ये विकल्प हमारा करेक्ट होगा कि बफर सॉल्यूशन की एसिडिटी और एल्कलिनिटी यानी अम्लीयता और क्षारीयता नियत रहती है, क्योंकि जब रिएक्शन होती है, जब उसमें कोई अम्ल या क्षार मिलाया जाता है तो जो रिएक्शन होती है उसमें आयन नहीं बनते, जो एसिड और बेस मिलाया गया वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, आयनित ही नहीं होता जो एसिड बेस मिलाया जाता है। इसलिए बफर सॉल्यूशन का पीएच कांस्टेंट रहता है, या यूं कहें कि अम्लीयता और क्षारीयता नियत रहती है। तो 86 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 86 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज 0.30 मोलर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ इज 0.20 मोलर। कह रहा है एक बफर सॉल्यूशन बनाया जा रहा है जिसमें NH3 की सांद्रता 0.30 मोलर है और NH4+ आयन की सांद्रता 0.20 मोलर है। कह रहा है इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb फॉर NH3 इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁵। कह रहा है NH3 के लिए अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵ है, तो कह रहा है व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा। log 2.7 बराबर 0.43, ये हमको दे दिया है ताकि कैलकुलेट ना करना पड़े। तो देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए NH3 का सांद्रता दी है 0.30 मोलर, Kb की वैल्यू दे दी है 1.8 इंटू 10⁻⁵, NH4+ की कंसंट्रेशन 0.20 मोलर क्वेश्चन में दी है, और Pkb की वैल्यू -log K होती है, और K की वैल्यू हम Pkb इक्वल टू -log Kb, Kb की वैल्यू हमको दी है 1.8 इंटू 10⁻⁵ क्वेश्चन में दिया है। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 4.74। अब फार्मूला होता है हमारा, चूंकि देखिए हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर बेस होगा तो Pkb लिखेंगे, तो और पीएच की जगह POH लिखेंगे, तो POH बराबर Pkb प्लस log साल्ट अपान
बेस होना चाहिए, एसिड नहीं बेस। NH3 बेस इक्वल टू, तब देखिए pKb की वैल्यू ये निकाला है 4.74 प्लस log साल्ट हमारा NH4 प्लस, NH4Cl में NH4 प्लस होगा, तो ये साल्ट की जगह में ये वैल्यू रखेंगे 0.2 अपान, एसिड नहीं बेस होना चाहिए, तो बेस की जगह में ये वैल्यू रखेंगे 0.3, तो आ गया 4.56। तो इसको सॉल्व किया पूरे का, तो आ गया pH इक्वल टू, ये आया है तो 14 में, ये POH हमारा इतना है, pH निकालना है तो 14 में से इतना घटा देंगे तो आ गया 9.44। यही हमारा आंसर होगा। तो 87 का बी विकल्प हमारा करेक्ट।